हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने साइंस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं कुछ वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं लाइट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, हम लोग इस चीज़ को भी जानते हैं कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में फैलता रहता है, प्रोपेगेट करता रहता है। एक स्ट्रेट पाथ में वो जो है प्रोपेगेट करता रहता है एक गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम में। लेकिन ये जो है सिग्निफिकेंटली रिफ्लेक्ट भी हो जाता है जब ये एक शाइनिंग और पॉलिश सरफेस पे फॉल करता है, गिरता है। तो जो फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को देखा जा सकता है कि जो लाइट रे है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रोपेगेट करता है, लेकिन वो जो लाइट है जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है तो वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी प्रोपेगेट करने के लिए वहाँ एंटर कर सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक लाइट रे जो है ये एयर में प्रोपेगेट कर रहा है। शुरुआत में वो एयर में प्रोपेगेट कर रहा है, तो वो जो लाइट रे है वो ग्लास ब्लॉक में भी फॉल कर सकता है, ग्लास ब्लॉक में भी गिर सकता है, और वाटर के सरफेस में, एक कंटेनर में रखे हुए वाटर के सरफेस में भी वो जो लाइट है, लाइट का रे है, वो गिर सकता है। तो हम लोग इसी के बारे में, जो पैसेज ऑफ लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसी के बारे में हम लोग अब डिटेल में जानेंगे। हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर भी आप वही चीज़ को देख सकते हैं कि जब लाइट का एक रे जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। डायरेक्शन कैसा चेंज हो जाता है? तो उसके प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, और वो जिस पाथ में जा रहा है, वो जिस पाथ में चल रहा है उसके पाथ में भी हम लोग बेंडिंग को देख सकते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर सकते हैं। यही जो ऑब्जर्वेशन है इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो ये बेसिकली तब होते हैं जब लाइट का जो स्पीड होता है वो चेंज होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ओके, आमतौर पर रिफ्रैक्शन को एक ऐसा फिनोमिनन कर सकते हैं जिसमें एक रे ऑफ लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है। ओके, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रोपेगेट करती है, और जब वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। उसके प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में हम लोग हल्का बेंडिंग देख सकते हैं, तो इसी ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक्टिविटी 1 हमारे पास है, ये रिफ्रैक्शन एक सेटअप के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। एक्टिविटी 1, हम लोगों को 2 कॉइन्स लेना है। ओके, एक कॉइन को हम लोगों को एक बीकर के बॉटम में रख देना है, उसके नीचे में रख देना है, और दूसरे को हम लोगों को बीकर के बगल में रख देना है, उसके अलॉन्ग साइड में रख देना है। ओके, अब बीकर को हम लोगों को हाफ फिल करना है वाटर से, मतलब जो बीकर हम लोगों ने लिया जिसमें हम लोगों को कॉइन डाला है अंदर में, उसे हम लोगों को हाफ फिल कर देना है वाटर से। ओके, अब हम लोगों को दोनों, मतलब जो दोनों कॉइन्स हम लोगों ने लिए हैं उसे हम लोगों को ध्यान से देखना है बीकर्स के वर्टिकली डाउनवर्ड से। मतलब 2 कॉइन्स हमारे लिए हुए, एक अंदर है और एक उसके बीकर के बगल में है। तो हम लोगों को इसे ध्यान से देखना है कि कैसा यहाँ पर रिफ्रैक्शन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मतलब क्या पोजीशन है, अंदर में जो कॉइन डाला हुआ है और बगल में जो कॉइन रखा हुआ है उसके बीच में क्या पोजीशन, क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। ओके, तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि बीकर के अंदर में जो कॉइन है वो बीकर के बगल में रखे हुए कॉइन की तुलना में रेज्ड अप करेगा। मतलब बगल में जो कॉइन है और अंदर में जो कॉइन है, तो अंदर में जो कॉइन है ये रेज्ड अप करेगा, ऊपर उठा हुआ हम लोगों को नजर आएगा। ओके, तो भी हम लोग अपने आप कर सकते हैं घर में। देखिए, इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें हम लोगों को एक पेंसिल को डिप कर देना है, डुबो देना है। ओके, इस प्रकार से आपको इसे डुबा देना है। उसके बाद हम लोगों को पेंसिल के अपीयरेंस को एग्जामिन करना है। देखिए हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे कि जब वाटर, और देखिए यहाँ पर तो ये वाटर का सरफेस हो गया और इसके ऊपर क्या है, एयर है। तो जहाँ पर ये दोनों सरफेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर, यहाँ पर वाटर और ऊपर में एयर है, तो जहाँ पर ये दोनों एक तरह से मिल रहे हैं वहाँ पर आप बेंडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर के सरफेस के पास में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंडिंग आपको नजर आएगा। इस एक्टिविटी को आप लोग
घर में करके देख सकते हैं, जरूर देखिएगा। और आपको यहाँ पर भी बहुत इजी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पर वाटर के सर्फेस के नियर में ये बेंडिंग हम लोग देख सकते हैं। एक्टिविटी 3 हम लोगों को फिर से एक बार ग्लास ऑफ वाटर लेना है और हम लोगों को अब एक पर्सन के फेस को देखना है जो कि ग्लास ऑफ वाटर के पीछे हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर, इसके पीछे एक पर्सन का फेस है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वुमेन का फेस यहाँ दिखाया जा रहा है। एक्टिविटी, आप एक्टिविटीज़ को करिएगा तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक्टिविटीज़ को आप लोग घर में जरूर करके देखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अब हम लोगों को ऐसा करने के बाद क्या करना है कि वो जो भी हमारे ग्लास के पीछे जो भी पर्सन है उसके हम लोगों को अपीयरेंस को, उसके फेस के अपीयरेंस को हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, डिस्क्राइब करना है। अब उस समय क्या होगा कि जब ग्लास एम्प्टी रहेगा या फिर क्या होगा जब वहाँ पर एक मिल्क रहेगा, ग्लास में वाटर की जगह मिल्क रहेगा या फिर ग्लास में कुछ नहीं रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। तो ये सब सभी एक्टिविटीज़ जो है ये हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इजीली समझा देगी। ओके, हम लोग इससे इजीली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। मैंने आपको एक एक्टिविटी जो रीड करके बता ही दिया। ओके, तो लाइट रे का जो बेंडिंग का जो फिनोमिनन है, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट में बस आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है? जो स्पीड है लाइट का ये डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट है। वैक्यूम में जो लाइट है ये नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करता है। हालांकि जब ये दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो इसका जो स्पीड है ये घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, लाइट की स्पीड में जब चेंज आता है तभी लाइट रे बेंड करता है। मतलब लाइट रे के बेंड होने के कारण है लाइट की स्पीड में चेंज आना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट रेस का जो बेंडिंग है ये बेसिकली तब होता है जब लाइट के स्पीड में चेंज होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जो स्पीड है लाइट का एक गिवन मीडियम में वो उसके ऑप्टिकल डेंसिटी का इंडिकेटर है। तो कह सकते हैं कि एक गिवन मीडियम में जितना ज़्यादा लाइट का स्पीड होगा उतना ही कम ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यदि ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है तो लाइट का जो स्पीड है वो भी कम होगा। वैक्यूम और फ्री स्पेस में उसके पास क्या होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम होता है, लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, क्योंकि वैक्यूम में लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड है लाइट का। गिवन मीडिया में, ठीक है, जिसके पास स्पीड ऑफ लाइट का हायर वैल्यू होगा उसे ऑप्टिकली रेयर हम लोग रेफर कर सकते हैं 2 मीडिया में। ओके, जो अदर है जिसके पास लोअर स्पीड होगा लाइट का, ओके, उसमें जब लोअर स्पीड होगा लाइट का तो उसे ऑप्टिकली डेंसर रेफर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ वो, तो उसमें क्या होगा कि लोअर स्पीड होगा लाइट का। लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम हुआ, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो क्या होगा, लाइट का स्पीड जो है ज़्यादा होगा। जहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइट का स्पीड कम होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पैरा नंबर 2 में भी पढ़ा था। पर इस टेबल में लाइट के स्पीड के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ को दिखाया गया है कि किस मीडियम में कैसा लाइट का स्पीड होता है। ओके, और ये जो है ये किलोमीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, लैक्स में है। तो वैक्यूम में देखिए 3 लाख पर किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हम लोगों ने जाना था। एयर भी ऐसा ही होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाटर में 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्डिनरी ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और डायमंड में 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट के स्पीड का जो रेशियो है एक मीडिया के गिवन पेयर में वो हमें उसके रिफ्रैक्शन का, उसके बेंडिंग का, के एक्सटेंट का एक मेज़र देता है। ठीक है, जब लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हम लोग इस रेशियो को एक टर्म को डिफाइन करने में यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड का जो रेशियो होता है मीडिया के गिवन पेयर में वो हम लोगों को रिफ्रैक्शन के एक्सटेंट का मेज़र देता है। ठीक है, कि लाइट जो है वो कितना बेंड हो रहा है। इसी वर्ड्स में यदि कहें तो लाइट के बेंडिंग, लाइट रे के बेंडिंग का जो मेज़र है उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, एक और मैं आपको इजी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए।
ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 12 और एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 10। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12 है उसमें बेंडिंग ज़्यादा हुई है, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 है इसका मतलब कि उसमें रिफ्रैक्शन जो है, उसमें बेंडिंग जो ये कम हुई है दूसरे मीडियम की तुलना में। मतलब जो 12 हम लोगों ने लिया था उसमें रिफ्रैक्शन ज़्यादा हुआ है, बेंडिंग ज़्यादा हुआ है। ओके, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास टोटल 2 मीडियम होते हैं। ओके, और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हमारे पास एक ही मीडियम होता है और दूसरे मीडियम को हम लोग वैक्यूम ले लेते हैं। तो हम लोग इसे मेज़र कैसे कर सकते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करने का क्या तरीका है कि मीडियम 1 में लाइट का जो स्पीड है और मीडियम 2 में लाइट का जो स्पीड है, हम लोग उसका रेशियो निकालना रहता है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब V1 बाई V2। क्या स्पीड है, इस स्पीड को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मीडियम 1 में V1 और मीडियम 2 में V2, तो रेशियो निकाल देंगे, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि उसमें एक ही मीडियम होता है। और रिलेटिव में क्या होता है कि 2 मीडियम हमारे पास दिया हुआ रहता है। ठीक है, जब आपसे कोई पूछे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोगों को सीधा लिख देना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना रहेगा, क्योंकि डायमंड जो है वहाँ पर आपको एक ही मीडियम दिया हुआ है, 2 मीडियम तो आपके पास है नहीं। ठीक है, और ये 2 मीडियम दे दिया जाए तो वहाँ पर हम लोगों को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक ही मीडियम दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट का स्पीड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। गिवन मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है? ओके, इसका रेशियो हम लोग निकाल के उसे निकाल देंगे कि डायमंड का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। अब आप दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप लोग समझ गए हैं कि 2 टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। ठीक है, अब ये इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उसके ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजर भी है और उसका इंडिकेटर भी है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी भी होगा। ऑफ रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जुड़े जितने भी फिनोमिनन थे उसके बारे में हम लोग इजीली समझ चुके हैं। ओके, ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास 2 रूल्स आते हैं। अब 2 रूल्स क्या क्या उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला, ए रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल व्हेन इट गोज ऑब्लिक्वली फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो लाइट रे आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये हुआ नॉर्मल। ओके, लाइट रे जो है ये ऑब्लिक्वली आ रहा है, मतलब कि टेढ़ा आ रहा है। और किधर से आ रहा है? तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आ रहा है। ऊपर ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया और नीचे डेंसर मीडियम हो गया। ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ज़्यादा है। ओके, जब ये लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आता है तो जो लाइट रे है ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा। मतलब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है ये इससे इधर नहीं जाएगा, ये इसके पास में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, इधर आके इधर नहीं जा रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा, ऑब्लिक्वली टेढ़ा ट्रैवल करेगा, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकेंड रूल ये आता है कि अब यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है। पहले वाले रूल में क्या था कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऊपर था और डेंसर नीचे था। इसमें क्या बोला जाता है कि एक लाइट रे जब ऑब्लिक्वली टेढ़ा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा। उसमें क्या था कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा था, इसमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आएगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल के पास में आ रहा था और यहाँ पर नॉर्मल से ये दूर जाएगा जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा। आपको समझ में आ गया कि 2 रूल्स क्या क्या है। रिफ्रैक्शन मैंने आपको इजीली समझा दिया, फिर से वो बता देता हूँ कि जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगा। ओके, और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आएगा तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा। मतलब जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ा, इस रूल्स का यूज़ हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड बहुत सारे फिनोमिनन में इसका यूज़ करते हैं। जो भी एक्टिविटी 1 से 3 हम लोगों ने पढ़ा उनमें सभी में ये रूल्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यूज़ हुआ है। ओके,
अब पेंसिल पे आप लोग ध्यान दीजिए, पेंसिल का केस हम लोगों ने जाना था। ओके, वो पार्शियली वाटर में इमर्ज होता है। देखिए ये इमर्ज किया गया, इसमें डुबाया गया ऐसे। अब देखिए ये जो ऊपर है ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और नीचे है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जो लाइट जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा था, आप देखिए हम इस पेंसिल को आप लोग ध्यान से देखिए, इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल ये जो हम लोग को दिख रहा है नीचे में, ये इसका नॉर्मल है टिप, ये इसका टिप है। लेकिन ये बेंड कैसे हुआ, देखिए अवे हुआ नॉर्मल से, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आया हुआ है और ऑब्लिक्वली है, टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है। देख लीजिए आप लोग फिगर को ध्यान से। ओके, और हमारा आई जब देखता है इसे, देखिए ये नॉर्मल से बेंड होता है तो हमें ये वाला दिखता है, हम लोगों को ये जो नॉर्मल है ये नहीं दिखता है, क्योंकि नॉर्मल से ये अवे बेंड हुआ है। तो पेंसिल के केस के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया। पेंसिल का जो पार्ट है वाटर के अंदर वो हम लोगों को बेंड दिखता है ऊपर वाले पोर्शन के हिसाब से। देखिए यहाँ पर ये सीधा आ रहा है, ये यहाँ तक सीधा आना चाहिए, लेकिन हमको ये बेंड दिखता है क्योंकि यहाँ रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, डिफ्रैक्शन का रूल्स आ रहा है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने रूल 2 में पढ़ा था कि जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रियल मीडियम में आएगा तो ये देखिए ये इंटरफेस है। ओके, ये बाउंड्री है जो कि 2 मीडियम को सेपरेट करता है। तो जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रियल मीडियम में आएगा तो वो हम लोगों को बेंड दिखेगा, ठीक है। और बेंड कैसे दिखेगा, तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर बेंड दिखेगा, नॉर्मल के टूवर्ड्स में, नॉर्मल से अवे। ओके, जिस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करें, आगे बढ़े, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यदि हम लोग किसी पॉन्ड में जाते हैं और यदि हम लोग उसे बाहर से देखते हैं तो कम गहरा नज़र आता है, और जब हम लोग उसके अंदर जाते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि वाकई बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इसकी गहराई बहुत है। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, आपका लाइट रे, आपका आँख यहाँ पे है। ओके, आप इस तरफ से देखते हैं, ऑब्लिक्वली लाइट रे जा रहा है, तो ये इसका रियल डेप्थ है, ये जो आपको दिख रहा है इसका रियल डेप्थ, और ये आपको दिखने वाला जो आपको जो दिख रहा है इसका अपेरेंट डेप्थ, ये दिख रहा है। ओके, लाइट इधर से आ रहा है। ओके, तो नीचे से अपेरेंट डेप्थ से टकरा के वो आप लोगों को क्या दिखता है कि उसका अपेरेंट डेप्थ दिखता है, उसका रियल डेप्थ हम लोग कभी भी नहीं देख पाते। यहाँ पर भी रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ही आ रहे हैं। और किधर बेंड कर रहा है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आ रहा है, तो ये नॉर्मल से अवे मूव कर रहा है, नॉर्मल से दूर मूव कर रहा है। ओके, नॉर्मल के टूवर्ड्स में मूव नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर सेकेंड केस आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक कप में वाटर है, ठीक है, उसके अंदर एक कॉइन है, ठीक है। लाइट से आपका देखिए, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, इसका पूरा डेप्थ जब आप देखिएगा तो आपको यहाँ तक दिखना चाहिए, लेकिन आपको दिखता ये पूरा डेप्थ इसका यहाँ है, कॉइन तो यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन आपको दिखता है कि कॉइन जो है ये ऊपर है। ओके, ऐसा इसलिए हम लोग को दिखता है क्योंकि यहाँ पर भी रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ही आ रहे हैं, ये नॉर्मल से अवे बेंड कर रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रियल मीडियम। तो यही सब केसेस आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन को ध्यान में रखना है कि क्या क्या रूल्स है रिफ्रैक्शन के, तो आप लोग इजीली रिफ्रैक्शन के चैप्टर को समझ जाइएगा। ओके, नेक्स्ट में बस आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से किस प्रकार से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, जो बेसिक फीचर है रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन का, इसे आप लोग ग्लास स्लैब के थ्रू इजीली देख सकते हैं। तो कैसे होगा, इसके एक्टिविटीज़ या कुछ, तो इन पर्पस के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है नीचे मेंशन है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4, हम लोग एक्टिविटी 4 आप लोगों को एक ऐसे रूम में जाना है जहाँ पर थिक कर्टन्स हो उसके विंडोज़ में। ओके, मोटे पर्दे हो उसके विंडोज़ में। अब विंडो कर्टन्स हम लोग ड्रॉ कर लेना है, मतलब कि उसे ढक देना है, और क्या करना है कि रूम्स का जो डोर है, मतलब कि जो दरवाज़ा है, उसे हम लोगों को बंद कर देना है, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि एक पिन होल, एक लाइट का जो बीम है, लाइट का रे है, वो एक पिन होल से, या बहुत ही कम लाइट है, एक पिन होल से ही लाइट जो है वो आना चाहिए, रूम में एंटर करना चाहिए, ठीक है। जो लाइट का जो पेंसिल है, जो लाइट रे है, जो बीम है लाइट का, वो 10 पार्टिकल्स के थ्रू विजिबल होगा, ठीक है। उसके रे में जो 10 पार्टिकल्स आ रहे हैं उससे विजिबल होगा। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में कोई छोटी खिड़की होगी या फिर कहीं आपके घर में छोटी खिड़की में कोई छेद होगा, तो वहाँ पर से जो लाइट रे आता है, ठीक है, लाइट का बीम आता है, तो उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं। तो वही डस्ट पार्टिकल्स में आप लोगों को ध्यान देना है कि 10 पार्टिकल से ही आपको लाइट जो है ये विजिबल होगा, ठीक है। 10 पार्टिकल से ही आपके पास जो लाइट है वो विजिबल होगा, ठीक है। अब हम लोग एक थिक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना है, ठीक है, ग्लास स्लैब लेना है, और जो बीम है लाइट का उसके पास में हम लोगों को उसे रख देना है। अब आप लोग क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो लाइट का जो बीम है
जब वो ग्लास स्लैब से आ रहा है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस हो चुका है। उसका ओरिजिनल पाथ देखिए, इधर से जब लाइट जा रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए इधर से जब लाइट जा रही है, ग्लास स्लैब आपने रख दिया है, इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब इसमें ये जा रहा है। उसके बाद देखिए इसका पाथ जो है ये चेंज हो जा रहा है, ये इसका नॉर्मल था, इसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये इसका पाथ जो है ग्लास स्लैब में जाने के बाद इधर आ चुका है। उसके बाद ये पैरेलल चल जा रहा है, देखिए इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहा है, ये पैरेलल ही जा रहा है, लेकिन इधर से नहीं जाके ये यहाँ पर डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन आ जा रहा है और इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो यही आप देखिएगा कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस हो चुका है। ओके, ऐसा ही क्या हो रहा है, लाइट का बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है लाइट का, देखिए लाइट इधर आ रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, जब वो एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है, और फिर ग्लास से एयर में जा रहा है, इधर देखिए एयर से ग्लास स्लैब में गया, फिर यहाँ पर ग्लास में रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये एयर में जा रहा है, तो लाइट का बेंडिंग हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो बेंडिंग है ये कब ऑब्जर्व नहीं होगा, यदि आपके पास ग्लास स्लैब है और वो सफिशिएंटली थिक नहीं, जितना मोटा उसे होना चाहिए, जितना थिक उसे होना चाहिए, यदि वो उतना थिक नहीं है तो आप बेंडिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा। ओके, यदि आपका वो सफिशिएंटली थिक है तो आप लोग इस एक्टिविटी को आराम से घर में करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक हम लोगों को लॉन्ग थिक स्ट्रेट लाइन लेना है शीट, वाइट पेपर के शीट में स्केच पेन को यूज़ करके और मार्कर पेन को यूज़ करके। इसे हम लोगों को टेबल टॉप, इस शीट को, जो शीट में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाया ना, ठीक स्ट्रेट लाइन बनाया है, उसे हम लोगों को टेबल में रख देना है, ठीक है। अब हम लोगों को एक ग्लास स्लैब लेना है और उस लाइन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उस लाइन के ऊपर आप लोगों को क्या करना है कि इस प्रकार से ग्लास स्लैब को रखना है, ठीक है, कि उसके जो एजेस है ये 30 डिग्री के एंगल बनाए, लाइन से वो 30 डिग्री के एंगल को मेक करे, बनाए, ठीक है, 30 डिग्री बनना चाहिए। देखिए आप लोगों को अब क्या करना है कि ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइन है उसके पोर्शन को आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो आप लोग क्या देखिएगा कि इधर से जो लाइट है ये आपका स्ट्रेट है और ये किसके स्ट्रेट है, तो इधर जो लाइट निकल रहा है ग्लास स्लैब से ये इसके स्ट्रेट है, लेकिन ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइन है वहाँ पर आप लोगों को बेंडिंग देखने को मिलेगा, ये इधर नहीं जा करके नॉर्मल से अवे में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन को आप लोग इजीली देख सकते हैं। ओके, हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो देखिए कैसे होगा। ये जो PQ रे आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, ओके, ये इंसिडेंट रे है, और जब ये ग्लास स्लैब के अंदर देखिए आपके पास ABCD ये ग्लास स्लैब है, ओके, PQ आपके पास इंसिडेंट रे है, ओके, हो गया। I जो आप देख रहे हैं ये हो गया इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, जो लाइन जो फॉल कर रहा है ग्लास स्लैब पे उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, PQ को हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, ओके, और PQM जो है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, देखिए I से डिनोट किया हुआ है। अब जब ये फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। अब इस ग्लास स्लैब के अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, हम लोग R को डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए, ठीक है, और ये देखिए ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, MN जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, ये देखिए MN ग्लास, यहाँ पर एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, उसके यहाँ पर देखिए एक और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लास स्लैब से ये अब बाहर निकल रहा है। एयर टू ग्लास स्लैब हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर एक बार ग्लास स्लैब टू एयर हो रहा है, अब ग्लास स्लैब से वापस एयर में आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइट निकल जा रहा है इसे कहा जाता है इमरजेंट रे, जिसे RS से यहाँ पर डिनोट किया गया है, देखिए RS, ओके, तो इसे कहा जाएगा इमरजेंट रे, और एंगल ऑफ इमरजेंस, ये देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस, ओके। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि RS जो है ये एक इमरजेंट रे, PQ हमारे पास इंसिडेंट रे था, और MN ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे प्रोड्यूस हुआ है ये है रिफ्रैक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो देखिए PQ जो है ये RS से पैरेलल है, ओके, और रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास क्या है, MN, ठीक है, PQ पैरेलल RS के है, ओके। इंसिडेंट रे PQ को बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो देखिए ये नॉर्मल रे है, ओके, और RS क्या है, ये उसके पैरेलल है, मतलब PQ पैरेलल RS, और RS पैरेलल है PQ के, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस हो रहा है, तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है, हम लोग D से इसको डिनोट करते हैं, ओके, लेकिन इसको कहा क्या जाता है, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। रिफ्रैक्शन होने पे, मतलब पैरेलल फेस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होने पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे RS है ये इंसिडेंट रे के पैरेलल है। ये देखिए PQ क्या था, हमारे पास इंसिडेंट रे था, और हमारे पास फाइनल रे जो RS आया है ये किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है, ठीक है।
और वो जो है एक डिस्प्लेस रिलेटिव है पी क्यू के, ठीक है। और डिस्प्लेस रिलेटिव क्या है, अमाउंट है डी, ठीक है। डी से मैंने आपको बता दिया कि डी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। पी क्यू यदि नॉर्मल के साथ आता है तो नॉर्मल ये आगे बढ़ते जाता है, एक्सटेंड होता, ठीक है। लेकिन ये चेंज है, इधर ये बेंडिंग हुआ है यहाँ पर, तो आर एस क्या है, इमरजेंट रे है, तो ये यहाँ पर एक अमाउंट है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जो इंसिडेंट रे है पी क्यू, वो अपने पाथ में बेंडिंग कर रहा है, ठीक है, और एक एम एन के डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ग्लास स्लैब में। डू यू नो देखते हैं, देखिए कभी भी यदि लाइट से आ रहा है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही बेंड करेगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ओके। कुछ ज़रूरी नहीं कि हर बार वो बेंड करेगा। यदि वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करते रहता है और नॉर्मली सरफेस से फॉल करता है, तो वो अनडेविएटेड बिना मुड़े हुए वो आगे चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कोई भी बेंडिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि स्पीड में हम लोगों को चेंज देखने को मिलेगा, सिर्फ स्पीड चेंज होगा, लेकिन उसका कोई पोजीशन कोई बेंडिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है यदि वो नॉर्मल के थ्रू चला जाता है, ओके। डेफिनेशंस, जो इनिशियल रे पी क्यू है, शुरुआती रे जो पी क्यू मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है। डेफिनेशन हमारे पास है कि इंसिडेंट रे किसे कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव रे किसे कहा जा सकता है, ठीक है। जो इनिशियल रे है जो ग्लास स्लैब पे फॉल कर रहा है, गिर रहा है, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है। अब एम एन मतलब रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, जो रे का जो पाथ है ग्लास स्लैब से उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। जो फाइनल रे आर एस जो कि ग्लास स्लैब से निकल के बाहर आ रहा है उसे कहा जाता है इमरजेंट रे, ओके। जितने भी रे के बारे में आप लोगों में बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एंगल पी क्यू एम के बीच में और इंसिडेंस के पॉइंट के नॉर्मल के बीच में फॉर्म हो रहा है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे एम एन और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और जो एंगल ऑफ इमरजेंट है, ओके, एंगल ऑफ इमरजेंस है ई, ये दोनों इक्वल होंगे, ओके। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना से रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को समझ सकते हैं। जो स्टार्स का ट्विंकलिंग मतलब जब तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, सन का जो अर्ली राइजिंग है और लेट सेटिंग है सन का, ये सब कुछ वेल नोन फिनोमिना है। हम लोग जो है रिफ्रैक्शन को इसके थ्रू समझ सकते हैं कि जब वो अर्थ एटमोसफेयर के थ्रू जब वो लाइट रेज जब पास करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है जो कि अर्थ के ऊपर से गुजरते हैं, अर्थ एटमोसफेयर के ऊपर से पास करते हैं, तो वो किसी भी स्टार्स के ट्विंकलिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, सिर्फ फ्री स्पेस और वैक्यूम है अर्थ एटमोसफेयर के ऊपर, ओके। तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब हमारे पास आता है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है कि जो दो प्लेन सर्फेसेस के द्वारा बाउंडेड होता है और एक एंगल में इंक्लाइंड होता है, ओके। देखिए मैं आपके डायग्राम के थ्रू प्रिज्म को बता देता हूँ। देखिए ये एक ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर आप बोल सकते हैं, ट्रायंगल शेप में होता है और इसके दो सर्फेसेस होते हैं। देखिए एक ये सर्फेस हो गया, ओके, और एक इधर रहता है, और ये इसका हम लोग इंक्लाइंड एंगल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिज्म का एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ऐसा होता है प्रिज्म, एक सर्फेस इधर और एक प्लेन सर्फेस इधर, ठीक है। और जो प्रिज्म है उसके पास ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। 1686 में जब सर आइजैक न्यूटन अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे थे, प्रिज्म में अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, वाइट लाइट को लेकर के, उसके पैसेज को लेकर के जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एक नैरो बीम बनाया था वाइट लाइट का और उसे ग्लास प्रिज्म में फॉल कराया था, ओके। जो इमरजेंट रे रिसीव होता है, एक इमरजेंट रे रिसीव होता है वाइट स्क्रीन पे, ओके, वाइट पेपर में इमरजेंट रे रिसीव होता है। तो जो इमरजेंट रे रिसीव्ड होता है वो 7 कलर्स स्क्रीन में, वो 7 कलर्स में अपीयरिंग होता है, मतलब 7 कलर्स में वो स्क्रीन में दिखता है। तो 7 कलर्स कौन कौन से थे, वो थे विव ग्योर आपको पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, ये है विव ग्योर, ठीक है, जो कि हम लोग रेनबो में देख सकते हैं। प्रिज्म जो है एक पैरेलल फेज रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के अपोजिट विपरीत जो है वो सिर्फ डेविएटिंग और बेंडिंग नहीं करता है अपने बेस के टुवर्ड्स में इंसिडेंट रे को, वो क्या करता है कि वो वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट भी कर देता है, ओके। तो इस फिनोमिनन को जिसमें वाइट लाइट का स्प्लिटिंग होता है 7 कलर्स में, इसे डिस्पर्सन ऑफ द लाइट कहा जाता है, ओके। तो पैरेलल फेज रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक से अलग दिखा हम लोगों को प्रिज्म के बारे में, ओके।
एयर में सभी कलर्स जो है नियमित सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब एक मैटेरियल मीडियम की बात आती है तो डिफरेंट कलर के जो लाइट रेज है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, प्रोपिगेट करते हैं। ग्लास में वायलेट कलर का जो स्पीड है ये मिनिमम है और रेड कलर का जो स्पीड है ये मैक्सिमम, मतलब वायलेट कलर सबसे कम स्पीड से चलता है और रेड कलर सबसे ज़्यादा स्पीड से चलता है। ठीक है, रेड कलर का जो रे है ये प्रिज्म के बेस के टुवर्ड्स में सबसे कम मुड़ता है। ओके, अभी ऊपर में जो आपके पास ये प्रिज्म का इमेज दिया हुआ है जिसमें वाइट लाइट जा रहा है और ये स्पेक्ट्रम को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, डिस्पर्शन और लाइट का इसके थ्रू मैं आपको अच्छी तरीके से भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम थ्योरी समझते हैं। ओके, और जो लाइट और जो वायलेट कलर का रे है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है, सबसे ज़्यादा उसमें बेंडिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वाइट लाइट का, जो कि 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, रेड टू वायलेट, ऊपर रेड रहेगा नीचे वायलेट रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होता है तो वायलेट में होता है, सबसे कम बेंडिंग होता है रेड में। अब प्रिज्म के थ्रू आप लोग समझिए, ये देखिए जो लाइट रे है ये जा रहा है ग्लास प्रिज्म में, तो ये ग्लास प्रिज्म में बेंडिंग हो रहा है, उसके बाद जब वो फिर निकल रहा है फिर एयर में आ रहा है तो वहाँ पर भी आप लोग बेंडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में हो रहा है, देखिए वायलेट कलर, वाइट लाइट तो इधर ही जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ हो रहा है, इस वायलेट में। वायलेट सबसे लास्ट में आ जा रहा है और सबसे कम बेंडिंग किस में हो रहा है तो रेड में हो रहा है, देखिए ज़्यादा है और बहुत ही कम बेंडिंग के साथ ये फर्स्ट में रह जा रहा है। उसके बाद प्रिज्म का जो डायग्राम है जिसमें कि वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, तो इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको बिल्कुल करके जाइएगा। एक्टिविटी 6 देखते हैं। हम लोगों को एक प्लेन मिरर लेना है सुटेबल साइज का। ठीक है, उसे एक कटोरे में हम लोगों को रख देना है, एक बोल में रख देना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में एक कटोरी को रख दिया गया है, कटोरी में एक मिरर को रख दिया गया है। अब जो बॉल जो कटोरी हम लोगों ने लिया उससे हम लोगों को वाटर के साथ भर देना है, वाटर उसमें हम लोगों को डाल देना है। ठीक है, करना है कि जो अरेंजमेंट हमारा बन के तैयार हुआ है इसे हम लोगों को विंडो के पास में रख देना है। इस तरह से रखना है कि जो डायरेक्ट सनलाइट है ये मिरर में फॉल करे, मिरर में गिरे। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक पावरफुल टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बॉल के पोजीशन को, कटोरे के पोजीशन को आप लोग एडजस्ट कर लीजिए ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो, क्योंकि देखिए इधर तो ये लाइट इधर आएगा उसके बाद रिफ्लेक्टेड कहीं भी जा सकता है। ऐसा आप लोगों को पोजीशन सेट करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाल पे चला जाए, विंडो से जो लाइट आ रहा है, विंडो के ओपनिंग से जो लाइट आ रहा है वो वाल पे चला जाए रिफ्लेक्ट होके। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, तो जो मिरर और वाटर का कॉम्बिनेशन है ये प्रिज्म का काम करता है। ये जो है लाइट को अपने कलर्स में स्प्लिट कर देता है, ब्रेकअप कर देता है। तो यहाँ पर आप डिस्पर्सन के फिनोमिनन को देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक्टिविटी के थ्रू समझ गए। अब देखिए इस फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए लाइट इधर से आया, रिफ्लेक्ट हुआ, उसको देखिए वाल पे गया है। को आप घर में भी करके देख सकते हैं और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को आप समझ सकते हैं। डू यू नो, रेड, ब्लू और ग्रीन जो है इन्हें 3 प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, मतलब ये प्राइमरी कलर्स है लाइट के। ओके, इन्हें अक्सर जो है नेचर में 3 बेसिक कलर्स रिगार्ड किया जाता है, 3 बेसिक कलर्स इन्हें बोला जाता है। इन कलर का मिक्सर जो है इन्हें यदि अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में, अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिक्स किया जाए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमें दूसरे कलर्स देंगे, दूसरे कलर्स में मिल जाएगा इनको मिक्स करने पे। ओके, जो प्राइमरी कलर्स हैं जब एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं तो वो वाइट कलर भी देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन को मिक्स किया जा रहा है, यहाँ पर वाइट का कोई भी नाम नहीं, लेकिन ये मिलके वाइट कलर भी देते हैं। ठीक है, कोई अदर कलर 2 या 2 प्राइमरी कलर्स के मिक्सिंग से प्रोड्यूस होता है एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, तो उसे कहा जाता है कंपोजिट कलर। ओके, अब यहाँ पे कॉजन एरिया एक्टिविटी 6 को करते हैं यदि घर में, तो आप लोगों को अपने आइज़ को डायरेक्ट सनलाइट से बचा करके रखना है या फिर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड सनलाइट से आप लोगों को बचा करके रखना है। किसी दूसरे बहुत ही तेज़ लाइट सोर्स से आप लोगों को अपने आई को बचा करके रखना है। ओके, चलिए, नेचुरल इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन। देखिए, हमें एक न एक बार रेनबो को ऑब्जर्व करने का चांस मिला ही होगा। हम लोग उसके ब्यूटी को देख सकते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो हम लोग रेनबो को कब देख पाते हैं, कब रेनबो हम लोग को दिखता है, तो हम लोग तब एक रेनबो को देखते हैं जब सन बाहर आता है और एक रेनफॉल के बाद वो बाहर आता है और शाइन करता है। जो वाटर के ड्रॉप्स है एयर में सस्पेंडेड होते हैं
तो वो जो सनलाइट को उसी वे में डिस्पर्स करते हैं, ग्लास प्रिज्म के वे में ही डिस्पर्स करते हैं, जो कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया था। ओके, तो रेनबो जो है एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि सनलाइट के डिस्पर्सन से एसोसिएटेड है। स्टूडेंट्स, इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, आप लोग अदर सब्जेक्ट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप लोग पार्ट 2 को भी जरूर देख लीजिएगा, मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।